बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 12 फरवरी जुम्मतुल मुबारक। अल्लामा साद रिजवी तहरीक लब्बैक की गिरफ्तारी, इसका मामला क्या है उसको आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जस्टिस काजी फायज ईसा को कैसे वजीर आजम के केस की समाअत से रोक दिया गया है, इसकी डिटेल क्या है उसको भी हम शेयर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके कोई सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले से रिलेटेड। आपको मैं बता दूं, कल जो है वो निपटाया गया जो केस था वजीर आजम से रिलेटेड, वो अराकीन असेंबली को जारी किए गए फंड्स का मामला जो था, वो कल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की जानिब से, जस्टिस गुलजार अहमद साहब की जानिब से वो मामला निपटा दिया गया और उसमें रिमार्क्स भी सामने आए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बड़ा फैसला किया गया है उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा को वजीर आजम से रिलेटेड जो मुकदमात हैं उनकी समाअत से रोक दिया गया है। और बताया जाता है, जब चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि जज मोअज़्ज़ज़ जज साहब और वजीर आजम एक ही मुकदमे में है, जो फरीक हैं, और ये करीन इंसाफ नहीं नजर आता कि कोई शख्स जो है वो जिस कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक कानून की एक वो है और एक टर्म है, मैं आपको बता दूं कि जिसमें आप किसी भी केस की समाअत के दौरान अगर आपका इंटरेस्ट क्लैश कर जाए, जहां पे आपको लगे कि आप जो है वो कोई साइड ले जाएंगे, तो ये कल के हमने मुकदमे में भी ये देखा कि कैसे जो है वो जज साहब ने काजी फायज ईसा साहब को जो व्हाट्सएप हुए थे और उन्होंने वहां पे अटॉर्नी जनरल को बताया कि मुझे कुछ नामालूम जराए से कुछ दस्तावेजात मिली हैं जो मुझे नहीं पता कि वो सही है या गलत है, लेकिन उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, लेकिन ये जो है वो मौजूद हैं। उसके बाद से ये सूरत हाल पैदा हुई और चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये फैसला सामने आया। अब हम आ जाते हैं आज की मेन न्यूज की जानिब, और वो है कि कैसे तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद रिजवी, इससे पहले जो है वो मरहूम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब जो है इस तहरीक को लीड करते थे, फिर उनके विसाल के बाद जो है वो इसकी सरबराही अल्लामा साद रिजवी ने संभाली। और 16 नवंबर 2020 को उन्होंने एक धरना दिया था जहां पे फैजाबाद में उनके साथ एक मुआहदा करार पाया था, जहां पे ये 3 अहम पॉइंट्स इस मुआहदे में जो डिस्कस किए गए थे वो मैं आपको बता दूं। एक तो ये था कि फ्रांस के सफीर की जो मुल्क बदरी है वो की जाएगी। इसके अलावा तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल की मंजूरी की जाएगी। और तीसरा जो था वो ये था कि फ्रांसीसी अशिया हैं जो उनके मुमालिक की प्रोडक्ट्स हैं, उनको जो है उनकी सेलिंग परचेजिंग पाकिस्तान में जो है उन पर पाबंदी मुकम्मल तौर पर लगा दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में माजी में भी हमने देखा, जो भी मुआहदे हुए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए किसी के साथ, वो पूरे शायद शाज़ व नादर ही होते रहे। और यही कुछ हाल इसके साथ भी होता हुआ नजर आया। और इसके लिए जो डेडलाइन थी वो 16 फरवरी की डेडलाइन दी गई थी। मैं आपको बता दूं, अल्लामा साद रिजवी की जो रिहाइश है वो लाहौर में इकबाल टाउन में है, और मैंने वहां पे देखा है कि कैसे जब उनका जनाजा था उस वक्त ये सड़कें किस तरह खचाखच जो है वो भरी हुई थी। आज भी इकबाल टाउन की पुलिस जो है वो वहां पे मौजूद थी। और इसके ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अल्लामा साद रिजवी की जो गिरफ्तारी है वो अमल में लाई जाएगी, लेकिन हुकूमती काविशें भी इधर से जो है वो जारी थी। और हुकूमत आखिरकार जो है वो मुज़ाकरात को कामयाब कर ली गई। और इसमें जो है वो सबसे अहम किरदार वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब ने किरदार अदा किया। और उन्होंने ये डेडलाइन जो है वो तहरीक लब्बैक की अब 16 फरवरी से 20 अप्रैल तक कर दी गई है। मैं आपको बता दूं, इसमें उनका जो मेन मुतालबा है वो यही है कि फ्रांस के सफीर को जो है वो मुल्क बदर किया जाए। वजीर आजम इमरान खान साहब की जानिब से ये जो है वो ये यकीन दहानी कराई गई कि आपका ये जो मामला है, ये मुआहदा है, इसको पार्लियामेंट के फोरम पे लाया जाएगा और पार्लियामेंट में इसको डिस्कस किया जाएगा। यकीनन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि अगर ये मामलात जो है वो पार्लियामेंट के फोरम पर डिस्कस होते हैं तो किसी को भी इतराज नहीं होना चाहिए, किसी पार्टी को इतराज नहीं होना चाहिए कि ये मामलात कैसे जो है वो, दुनिया में यही मिसालें होती हैं, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी भी जमहूरी मुल्क में ऐसा ही होता है कि इन मामलात को जो है वो आखिरकार पार्लियामेंट पे फोरम पे लाया जाता है, वहां पे इन पे डिबेट होती है, डिस्कशंस होती हैं, और वहां पे एक मुत्तफिक का एक फैसला होता है या कोई भी रेजोल्यूशन जो पास होती है, कोई भी करारदाद जो सामने आती है, उसकी बेसिस पे जो है फिर फैसले होते हैं। मैं आपको बता दूं,
अब ये मामला जिसमें तौहीन रिसालत से ये मामला शुरू हुआ था फ्रांस में, जो गुस्ताखाना खाके छापे गए थे, और बदकिस्मती से फ्रांस में असल में जो कमजोरी है वो मुसलमान ममालिक की ये है कि मुसलमान ममालिक मुत्तहिद होकर इस चीज को जो है वो वर्ल्ड फोरम पे नहीं उठा पाते। शायद 3 ममालिक के अलावा, जिसमें तुर्की शामिल है, तैयब उर्दुगान, इसके अलावा मलेशिया के महातीर मोहम्मद शामिल हैं, और पाकिस्तान के इमरान खान, इनके अलावा किसी ने भी यूएनओ के फोरम पे या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे या इस तरह के दुनिया के जितने भी बड़े फोरम्स हैं उन पे किसी ने भी इस मामले को उठाने की कोशिश नहीं की और मुत्तहिद होकर उम्मत का और पाकिस्तान का और मुसलमानों का मुकदमा पेश नहीं किया, सिवाय इन 3 ममालिक के। और मेरे ख्याल में ये क्रेडिट इन लोगों को देना चाहिए कि ये लोग कम अज कम बात तो कर रहे हैं और मामलात को जो है वो आगे लेके, खास तौर पर अरब ममालिक इसमें बहुत पीछे नजर है। सऊदी अरेबिया बिल्कुल ही इस हवाले से खामोश नजर आता है, और बाकी कतर हो गया या दुबई हो गया, यूएई के जितने ममालिक हैं उनके अपने जाती मफादात उनके आड़े आ जाते हैं, उनकी मईशत, उनका पैसा उनके आड़े आ जाता है, उनके जो इन्वेस्टमेंट्स के मामलात हैं वो आड़े आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो यकीनन अपने उनके अंदर ये ईमान की कमजोरी है कि वो लोग इन मामलात को जो है वो दुनिया के फोरम पर नहीं उठा पाते। और फिर मामला ऐसे ही चलता है कि फिर पाकिस्तान जैसे ममालिक में तहरीकें शुरू होती हैं और वहां पे ये मुतालबात मनाने के लिए न सिर्फ एहतजाज का एक सिलसिला शुरू होता है, और इन एहतजाज में फिर तशद्दुद, और हमने माजी में देखा कैसे आंसू गैस चैलेंज और लोगों के साथ को है जो अमन की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए आखिरकार सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो एक्शन में आती हैं और उनके साथ मुआहदा होता है। मुआहदे के बाद फिर मामला दोबारा उसी नहज पर आ जाते हैं, अगरचे अब जो है वो ये यकीन दहानी करा दी गई है कि इस मुआहदे को न सिर्फ जो है वो पार्लियामेंट में लाया जाएगा बल्कि इस पर अमल दरामद भी कराया जाएगा। और मेरे ख्याल में अल्लामा साद रिजवी जो है, खादिम हुसैन रिजवी साहब के बेटे, उनकी सरबराही में वो भी इस बात को समझेंगे कि अगर हुकूमत और इमरान खान साहब इसको इतना सीरियस ले रहे हैं और इसको पार्लियामेंट के फोरम पे लेके जा रहे हैं, तो यकीनन इसमें कुछ ऐसी बात है कि जिसको डिस्कस किया जाना चाहिए, और फिर इस पर जो है वो फैसले सबके मुतफिका और उलमा इकराम ही बेहतर बता सकते हैं कि वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी साहब इस हवाले से जो लीड कर रहे हैं उन्होंने भी फैसले लेने हैं, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव मसला है कि इस पर बात करना भी मुनासिब, आम शख्स को तो इस पे जो है वो अपनी जाती राय नहीं देनी चाहिए, क्योंकि तौहीन रिसालत एक ऐसा मामला है जिस पर जो है वो उलमा ही अपनी राय दे सकते हैं। और ये चाहे एक मुसलमान जितना भी ईमान कमजोर हो, लेकिन इस मामले में वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, और इस हवाले से उसकी हमेशा जो है वो उन लोगों के साथ सपोर्ट रहती है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये बाकी मामलात पर भी इस तरह के मामलात जो है वो चलते रहते हैं। बाकी मुआहदे जैसे पॉलिटिकल या सियासी मुआहदे तो आप साइड पे रख सकते हैं, लेकिन जो आप रिलीजियस मुआहदे करते हैं, रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनको फिर आपने जो है वो रिजॉल्व करना होता है, उन पर इंप्लीमेंटेशन करवानी होती है, क्योंकि अगर आप नहीं कराएंगे तो फिर आपको अवाम ने आपको पकड़ना है, आपने जो है वो सामने आना है, बताना पड़ेगा आपको कि क्या सूरत हाल है। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी उस हवाले से हम आपको बताते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।